सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने आपको लेजर पोस्टिंग करने का जो पूरा मेथड है वो सिखाया था। देखो लेजर में हमने यहाँ पर एंट्रीज की थी और मैंने आपको बताया था कि लेजर पोस्टिंग आपको कैसे करना है और पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था। ठीक है, तो जर्नल से ये जो जर्नल हमारे पास थी, इस जर्नल से पूरा लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस जो है सारे अकाउंट्स में हमने पोस्ट करके देख लिया था। अब जो एक चीज़ हम सीखने वाले हैं ना लेजर पोस्टिंग के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको कहते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में पहले, उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जर्नल से हम क्या करते हैं, एंट्रीज को, जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं फाइनेंशियल नेचर के, उसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं। यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि कैसे पोस्टिंग करनी पड़ती है। अब लेजर में पोस्टिंग करने के बाद किसी भी एक पर्टिकुलर डे को अगर आप लेजर के बैलेंसेस जानना चाहो, या ईयर के एंड में जब आपको एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस बनानी है या फाइनल अकाउंट्स बनानी है, उस समय आपको क्या करना पड़ता है ना कि इन लेजर्स के बैलेंसेस को निकालना पड़ता है। ओके, तो उसको बोलते हैं लेजर की बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये हमको करना पड़ता है। अब देखो, लेजर में जो अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स की कैटेगरी तो आपको पता ही है। लेजर में जो अकाउंट्स होते हैं, या तो वो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट्स हो सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट देते हैं, या एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट्स हो सकते हैं। तो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स होते हैं, उसको ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या बोलते थे, ये जो थे उसको आप बोलते थे नॉमिनल अकाउंट्स, है कि नहीं? हाँ सर, याद है। और लाइबिलिटीज और एसेट्स के अकाउंट्स जो होते थे, ये पर्सनल और रियल होते थे। लेकिन अभी हमको ये चीज़ देखना नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड को भूल ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि उसके हिसाब से सोचने से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम सिर्फ रेवेन्यू, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और एसेट को याद रखेंगे। अब क्या होता है, देखो, रेवेन्यू और एक्सपेंस से जो बैलेंसेस निकलते हैं ना, वो बैलेंसेस को हम क्या करते हैं ना, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हमको ईयर के एंड में उस साल का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। अगर आप करोगे तभी तो जाके आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। रेवेन्यूज यानी कि इनकम्स और गेन से आप एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस कर दोगे तो ही तो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो रेवेन्यू अकाउंट्स के और एक्सपेंस अकाउंट्स के जो भी बैलेंसेस आएंगे ना ईयर के एंड में, उनको हम बैलेंस नहीं बोलते हैं। वो जो भी आता है उसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम ईयर के एंड में प्रॉफिट या लॉस का फिगर निकाल सकें। लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो भी बैलेंसेस हमारे पास ईयर एंड में पड़ी रहती है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि यहाँ पर मान लो कि एक टाइम लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ईयर एंड होता है। तो इस डेट को जो भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बैलेंस रहेगी, वो इस अगले अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे ईयर एंड में, वही क्लोजिंग बैलेंस हमारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का अगले ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंस में हमको बैलेंसेस को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रेवेन्यूज का बेनिफिट हमने करंट ईयर में उठा लिया, एक्सपेंसेस भी हमने करंट ईयर में इनकर कर लिए। अब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ से एक फिगर निकालेंगे, या तो वो प्रॉफिट होगी या लॉस होगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का हक किसका होता है, प्रॉफिट लेने का हक वो होता है ओनर का, क्योंकि ओनर ने ही कैपिटल लगाया होता है बिजनेस में। और लॉस भी जो होता है वो ओनर को ही सहना पड़ता है। तो ओनर का अकाउंट कौन सा होता है बिजनेस में, बताओ? ओनर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। तो जो भी इस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस का फिगर आएगा, उसको हम फाइनली कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारी एक लाइबिलिटी है, और ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है फिर अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा एज ओपनिंग बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें तो आप जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो आप सीखते जाओगे। अभी बस मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ें जो है वो बता दी हैं। तो ये इतना सारा चीज़ करने के लिए हमको पहले ये तो सीखना पड़ेगा ना कि बैलेंस को कैसे निकालना है किसी भी लेजर अकाउंट का। तो बस वही चीज़ आज हम सीखेंगे। तो ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल है। आप जब देखोगे ना तो आप बोलोगे कि अरे ये बैलेंस निकालना तो ये तो क्लास 2 के बच्चे को सीखना चाहिए, मैं क्यों सीख रहा हूँ, मैं तो सीए फाउंडेशन का या क्लास 11 का या बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इसको सीखने की। ज़रूरत तो है भाई। अब देखो, अकाउंट्स ईजी तो है,
लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना, विदाउट सीखे आप तो बोल नहीं सकते कि क्या चीज़ ईजी है। पर मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि बहुत ईजी है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेजर का बैलेंस निकालना बच्चों का खेल है, और वो खेल कैसे खेलते हैं चलिए देखते हैं। ओके, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ ये जो जर्नल एंट्रीज हैं इसको ही लेजर में पोस्ट किया था। ओके, और आपको बता दिया था कि कैसे पोस्टिंग होती है। अब देखो बैलेंसिंग के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ बैलेंसिंग क्या होती है। अब हर लेजर अकाउंट का एक बैलेंस होता है। किसी भी डेट में अगर आप बैलेंस निकालना चाहो तो आप उस लेजर अकाउंट का एक बैलेंस निकाल सकते हो। वो बैलेंस या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, अब ये बैलेंस निकालना कैसे ये बताता हूँ। देखो लेजर अकाउंट जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना यहाँ पर, इसके डेबिट साइड में कुछ आइटम्स हैं और क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट्स हैं। आइटम्स मतलब अमाउंट्स, आइटम के साथ जो अमाउंट्स है उसकी बात कर रहा हूँ। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आपको दोनों साइड्स का यहाँ पर एक टोटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेटर में आप टोटल कर लो। जिस साइड का भी टोटल आपको ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि हमको प्राइमा फेसी देख के यहाँ पर समझ आ रहा है, देखो क्रेडिट साइड में यहाँ पर 9,000, 100 रुपये, 350 रुपये, 200 रुपये ये आइटम्स हैं, और डेबिट साइड में अकेले एक आइटम है 10,000 का। तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 10,000 का आइटम जो है ना बड़ा है, और ये सारे आइटम्स का टोटल भी आप लगा लोगे तो 10,000 से कम ही होगा। ओके, तो आपको क्या करना है मैं अब आपको करके बता रहा हूं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ देखो और सीखो। दोनों साइड्स का टोटल आप एक बार कर लो। ठीक है, टोटल जो भी ज्यादा होगा आप क्या करोगे, एक सेकेंड, ये कलर आप क्या करोगे, यहां पर नीचे में एक लकीर खींचोगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दोगे यहां से। यहाँ पर जहाँ पर लास्ट एंट्री खत्म हुई है ना, दोनों साइड्स में देखो लास्ट एंट्री कहाँ पर है, तो यहाँ पर लास्ट एंट्री हुई है, तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ देना इतना। और उसके बाद नीचे दोनों साइड्स में से जिस साइड का भी टोटल ज्यादा है वो कितना है, 10,000 ही टोटल ज्यादा है। ठीक है, तो उसी को आपको दोनों साइड में लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक बार 10,000 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 10,000 लिख देता हूँ। तो दोनों साइड में वही टोटल आपको लिखना है जो ज्यादा वाला है। ओके, लिख दिया, ये हो गया पहला काम। अब क्या करना है, अब आपको इस साइड की टोटल कोई रफ में लगा लेनी है। तो मेरे पास कैलकुलेटर है हाथ में, मैं एक बार इसका टोटल लगाता हूँ। देखो 9,000 प्लस 100 प्लस 350 प्लस 200, तो ये हो गया 9,650। तो एक बार मैं रफ के लिए यहाँ पर सिर्फ छोटा सा लिख रहा हूँ 9,650, ये आ गया इसका टोटल। अब देखो यहाँ पर ये जो डेबिट साइड का टोटल है वो 10,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल एक्चुअली 9,650 है, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों में से जो बड़ा है वो दोनों साइड लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो 10,000 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर अंदर में तो माल 9,650 का ही है, तो यहाँ पर एक 350 रुपये का शॉर्टफॉल है। ठीक है, तो यही 350 रुपये हमारा इस अकाउंट का बैलेंस है। अब बैलेंस का मतलब क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो बैलेंस का मतलब है कि ये जो अकाउंट आपको यहां पर दिख रहा है वो किस साइड से ज्यादा भारी है, क्या उसका डेबिट साइड ज्यादा भारी है या क्रेडिट साइड ज्यादा भारी है, और कितने अमाउंट से ज्यादा भारी है। अगर कैश अकाउंट का हमारा डेबिट साइड 350 रुपये से ज्यादा भारी है तो हम बोलेंगे कि कैश अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस है 350 रुपये का। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, देखो कैश अकाउंट का टोटल डेबिट 10,000 है और टोटल क्रेडिट 9,650 है। ठीक है, तो कौन सा साइड ज्यादा भारी है बताओ, डेबिट साइड ज्यादा भारी है। ठीक है, तो अगर आप नेट बोलोगे, नेट में कैश अकाउंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बुक्स में, नेट में कैश अकाउंट का इफेक्ट पड़ रहा है 350 रुपये डेबिट का, क्योंकि 10,000 का डेबिट है और 9,650 का क्रेडिट है, तो डिफरेंस कितना हुआ 350 रुपये। तो 350 रुपये का कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो हमने कहां तक किया था, हमने दोनों साइड्स का टोटल किया था, उसमें जो ज्यादा हमको लगा था, ठीक है 10,000 का टोटल ज्यादा था, उसको दोनों साइड में हमने लिख लिया, यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, अब देखो इस साइड का टोटल हमने लगाया वो कितना आया 9,650। 9,650 और 10,000 में कितना का डिफरेंस है 350, तो उस 350 को हम लिखेंगे यहाँ, ये रेड कलर से मैंने लिखा था तो यहाँ पर भी मैं एक बार रेड कलर ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 350। एक बार इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है, इसकी अब ज़रूरत हमको नहीं है। तो 350 रुपये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब जो है ये जो 10,000 यहाँ पर लिखी हुई है इसके लिए तो अंदर में 10,000 के आइटम्स हो गए, और यहां पर जो 10,000 लिखी हुई है, अब ये 350 लिखने के बाद इसका टोटल भी हो गया 10,000, हो गया ना। लेकिन इधर क्या लिखेंगे, यहां पर तो कोई अकाउंट का नाम या कुछ तो हमको लिखना पड़ता है। तो यहां पर देखो डेट की जगह पर
डेट की जगह पर हम लिखेंगे जिस दिन को हम बैलेंसेस निकाल रहे हैं। तो ये जनवरी महीने के डेट से, ये जो जर्नल था हमारा, ये पूरा 1 जनवरी से 31 जनवरी के ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिए हुए थे। तो मान लो कि हम जनवरी महीने के एंड डेट को ही सारे बैलेंसेस निकाल रहे हैं, तो 31 जनवरी ये डेट जो है उसी को फिर से यहाँ पर लिखेंगे, 31/1/2020, और इस डेट को हम यहाँ पर लिखेंगे बाय तो पता है आपको लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा एक वर्ड बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, CD, ठीक है, या बाय बैलेंस कैरेड फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हो, CF भी आप लिख सकते हो। तो 350 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसी को, यही बैलेंस जो है हमारा 1 तारीख को आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसको खींच कर हम इस साइड ले आएंगे। यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट को और लंबा नहीं खींच रहा हूँ, बस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 फरवरी 2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 350 रुपये। तो जब आप देखोगे जनवरी महीने में जितने सारे भी ट्रांजैक्शंस हुए, उसके बाद कैश का जो बैलेंस आया वो 350 रुपये आया, ठीक है। तो कैश अकाउंट जो है ना, कैश अकाउंट क्या है, एक एसेट है, और एसेट का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। यानी कि कैश अकाउंट में इस साइड में जो भी आप ट्रांजैक्शंस देखोगे, ये है रिसीव्स की, कैश आपने कितना रिसीव किया, और इस साइड में आपके जो भी आएंगे वो होंगे पेमेंट्स। तो कभी भी आप कैश में रिसीव से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो क्या? कभी भी कर सकते हो क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जितना पैसा आपकी जेब में रहेगा उतना ही तो आप खर्च करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, सारा खर्च कर सकते हो, लेकिन जितना पैसा आपके जेब में है उससे ज़्यादा कैश आउटफ्लो तो आप नहीं कर सकते ना। आपके पास अगर 1000 रुपए हैं तो कैश में आप खर्चा तो 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहां पर देखो, बिजनेस में पैसा 10,000 कैपिटल आया था, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आया था हमारे पास 10,000, और वहां पर हमने बैंक में 9,000 जमा करा दिया, मशीनरी में 100 रुपये का इंस्टॉलेशन करवा लिया, वेजेस 350 दे दिए, रेंट दे दिया 200 रुपये, ये सब करके हमने 9,650 रुपये खर्च कर दिए। तो हमारे पास पड़ा हुआ रह गया 350 रुपये। यही हमारी कैश की क्लोजिंग बैलेंस है। उसको हम कैसे लिखते हैं, 31/1/2020 को हम ऐसे लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अब कुछ लोग बोलोगे कि सर क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कैश का अकाउंट का ये जो बैलेंस है ये क्या क्रेडिट बैलेंस है क्या? नहीं, बिल्कुल भी क्रेडिट बैलेंस नहीं है। बचपन में मुझे भी ये क्वेरी है ना दिमाग में आती थी कि सर अगर कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये लिखने का तरीका है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, वरना आप लिख नहीं पाओगे। क्योंकि इसको जब हम यहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं ना, जब ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो देखो ये अपनी सही जगह पर डेबिट साइड में आ जा रहा है। तो एक्चुअली ये डेबिट बैलेंस है। समझने का तरीका क्या है, आप ये चीज देखो कि कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है, डेबिट का पलड़ा ज्यादा भारी है कि क्रेडिट का पलड़ा ज्यादा भारी है। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने लेजर में पोस्ट किए थे उसमें डेबिट में आपने 10,000 का पोस्ट किया था, और क्रेडिट में सारे मिला के आपका 9,650 का ही हुआ था, ठीक है। तो उसके कारण आपका बैलेंस जो है वो 350 का आया, और ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैश का जो लेजर अकाउंट है वो डेबिट साइड से ज़्यादा भारी है। तो जो जिस साइड ज़्यादा भारी होगा, जिधर झुका हुआ होगा ज़्यादा, हम बोलेंगे कि उसका वो बैलेंस है, ठीक है ना। तो कैश में 10,000 रुपये का डेबिट था और 9,650 का क्रेडिट था, तो डेबिट 350 रुपये से ज़्यादा था, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस हो गई कैश अकाउंट की 350 रुपये। उसको हम क्लोजिंग एंट्री में ऐसे लिखते हैं। क्लोजिंग डेट में आप लिख दो बाय बैलेंस कैरेड डाउन, ठीक है, और या कैरेड फॉरवर्ड, और उसको आप 350 रुपये अमाउंट यहाँ पर लिख दो, और उसको फिर ब्रॉड फॉरवर्ड करा के आप यहाँ पर नीचे ओपनिंग डेट में लेके आ जाओ। 31 जनवरी के बाद ओपनिंग डेट क्या होगी, 1 फरवरी, अगले मंथ की ओपनिंग डेट। तो वहाँ पर आप लेके आ जाओ और ये अमाउंट लिख दो। तो कैश की अकाउंट जो फरवरी महीने का स्टार्ट होगा ना, वो इस बैलेंस के साथ स्टार्ट होगा। यानी कि फरवरी महीने के शुरू में आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 350 रुपया, ओके। अब कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करनी है, देखो कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है 10,000 की। तो चलो इसका भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर टोटल मैं इसी कलर से लगा देता हूँ, टोटल 10,000 ही लिखना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है, लिख दिया। अब इस साइड में तो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा 31 तारीख को, 31 जनवरी 20 तारीख को यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरेड डाउन 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमने बैलेंस यहाँ पर लिख दिया। अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे अगले दिन 1 फरवरी 2020 को। हम इस बैलेंस को
इस साइड में ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये 10,000 रुपये। यानी कि इससे आप क्या समझ रहे हो कि जनवरी महीने में जो हमारा जो कैपिटल का अकाउंट था ना, जनवरी महीने में हमारा जो कैपिटल का अकाउंट था उसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई थी, हमने बिजनेस में कैपिटल के रूप में 10,000 रुपये डाला था। देखो, हमने बिजनेस में कैपिटल के रूप में 10,000 रुपये ये डाला था। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में हमने और कुछ नहीं, इसके अलावा बिजनेस में हमने कैपिटल के रूप में और कुछ नहीं डाला। तो बिजनेस का कैपिटल कितना रहा? 10,000 ही रहा और कुछ नहीं रहा। तो बैलेंस हमारी कितनी आ गई? 10,000। और फरवरी महीने के शुरू में भी क्या होगा? 10,000 ही रहेगा, क्योंकि बिजनेस में तो हमने जनवरी महीने में और कोई एंट्री की नहीं कैपिटल के रेस्पेक्ट में, यानी कि ना हमने गुड्स इंट्रोड्यूस किया, ना हमने यहाँ पर और एक्स्ट्रा कैश इंट्रोड्यूस किया। तो 10,000 जो शुरू में इंट्रोड्यूस किया था 1 तारीख को जनवरी में, फरवरी में भी वही रह जाएगा 1 तारीख, सेम है। इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया, तो जो बैलेंस यहाँ पर था वही बैलेंस यहाँ पर भी आ गया। ओके, कैश कैपिटल हो गया। अब देखते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट का एक बार लगाते हैं। देखो, बैंक अकाउंट में कैसे बैलेंस करेंगे, फिर से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल, ताकि आपको ज़रा सा भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ओके, पहले स्टेप 1 देखो कि दोनों साइड्स में किस साइड का टोटल ज़्यादा है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एसेट्स के ऑलवेज डेबिट बैलेंसेज ही आएंगे और लाइबिलिटीज़ के ऑलवेज क्रेडिट बैलेंसेज ही आएंगे, ठीक है। फिर भी मैं किसी भी अकाउंट को आपको बैलेंस करने का तरीका सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे बैंक अकाउंट जैसे ही आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डेबिट बैलेंस ही आना है, यानी कि इसका डेबिट साइड जो है यही ज़्यादा भारी होने वाला है हमेशा, ये चीज़ याद रखना। तो देखो, यहाँ पर 9,000 और 930 कितना होगा टोटल? 9,930। और यहाँ पर 5,000 और 1,750 कितना होगा टोटल? 6,750, ठीक है। तो यहाँ टोटल 6,750 है, यहाँ पर 9,930 है। तो ज़्यादा कौन है? ये वाला ज़्यादा है। तो दोनों साइड ये वाला अमाउंट जो है लिख देंगे एक बार, इधर भी और इधर भी। कितना लिखेंगे? 9,930, ऐसे कर दो 9,930, और डबल लाइन से क्लोज करना, ठीक है। डबल लाइन से नीचे क्लोज कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा लेजर में एक ऐसा लाइन खींच देते हैं, ठीक है, कि इस पीरियड का लेजर जो है खत्म हो गया। आप वो भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो वो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इस लाइन को। अब ये जो 9,930 है, इधर तो आपका 9,930 ही है, डेबिट साइड में आपका 9,930 ही है, तो इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस साइड में आपका कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, उस बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। 9,930 माइनस 5,000 और माइनस 1,750, तो ये फिगर आ गई 3,180। तो इस फिगर को यहाँ लिखते हैं 3,180, ठीक है। 3,180 और डेट क्या होगी? ये हमारी मंथ की एंड डेट होगी, जो कि है 30 जनवरी 2020। अब सॉरी, 30 जनवरी नहीं, ये तो 31 जनवरी होना चाहिए, लिख देते हैं इसको 31 जनवरी 2020। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,180 रुपये, और इसी बैलेंस को खींच करके इस साइड में लेके आना है। ओके, एक सेकेंड, हाँ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगली डेट, जो नेक्स्ट ओपनिंग डेट 31 तारीख के बाद वाली डेट जो है वो होगी 1 फरवरी 2020, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कितना था हमारा अमाउंट? 3,180। तो 3,180 रुपये यहाँ पर लिख दिया, तो हो गई बैंक अकाउंट की भी बैलेंसिंग। अब इस बैलेंस से आपको क्या पता चला? इस बैलेंस से हमको ये पता चला कि जनवरी महीने के एंड में हमारे पास बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 3,180 रुपया, ठीक है। तो मैंने आपको देखो पहले भी बताया कि जर्नल से आपको समराइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन लेजर से, लेजर अकाउंट्स को देख के आपको एक नज़र पे ही सारी चीज़ें पता चल जाती है। देखो, बैंक अकाउंट का जो आप लेजर अकाउंट है उसको जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जनवरी 2 तारीख को आपने बैंक में 9,000 रुपये का कैश जमा करा दिया था, और नरेश से आपको 28 जनवरी को 930 रुपये बैंक अकाउंट में पेमेंट मिला था, यानी कि चेक से पेमेंट मिला होगा, ठीक है। और मशीनरी अकाउंट जो है उसको खरीदने में आपने 5,000 रुपये बैंक अकाउंट से खर्चा किया था मशीनरी खरीदने में, और नवीन को आपने 1,750 रुपये पेमेंट किया था बैंक से। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस में आपका बैंक अकाउंट जो है उसका बैलेंस बढ़ा है, और इन ट्रांजैक्शंस के कारण आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस कमा है। तो फाइनली आपके बैंक में कितना पैसा बचा रह गया? 3,180 रुपये जो है वो बचा हुआ रह गया।
ओके, तो उसका बैलेंस जो है आपका फरवरी महीने के फर्स्ट डेट में बैंक का बैलेंस कितना दिख रहा है, 3180। यही है बैलेंसिंग और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरह सारे अकाउंट्स का बैलेंस करते जाना है, इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर होमवर्क डाल रहा हूँ कि बाकी अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो आपको खुद करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इस वीडियो में आपको आगे चल के सारे अकाउंट्स का बैलेंसेस जो है निकालना है। 2 तो मैंने आपको बता दिया, 2 नहीं मैंने आपको 3 बता दिया, कैश, बैंक और कैपिटल। बाकी आपको खुद करना है। सारे अकाउंट का बैलेंसेस निकाल के रखिएगा। इन्हीं बैलेंसेस को यूज करके हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे ना, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो लेजर से हमारा जो बैलेंस निकलेगा ना, इन लेजर बैलेंसेस को यूज करके हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो वीडियो को छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। वैसे ही 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा मैंने आपको कहा है, सारे अकाउंट्स जो हमने बनाए थे पिछले लेक्चर में, आप सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस निकालना। और मैं भी एज अ होमवर्क मैं खुद भी इनका बैलेंसेस निकाल के यहाँ पर रेडी रखूंगा, और उससे फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं ये चीज़ें और आप चाहते हो कि अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तब बस और कुछ नहीं, आपका दिन शुभ हो और क्या। ओके, बाय बाय।